जन्म जोधपुर जिले के कोलूमंड नामक गांव में हुआ था। जोधपुर रियासत में एक राजा हुए जिनका नाम राव दुहड़जी था। राव दुहड़जी के छोटे भाई का नाम धांधल जी था। बाबूजी इन्हीं धांधल जी के पुत्र थे। बाबूजी की माता का नाम कमलादे था, इनकी पत्नी का नाम फूलंदे था तथा इनके मित्र चांदा और डामा नाम के दो भील भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी को जन्म देने वाली माता एक अप्सरा थी तथा बाद में उनकी परवरिश कमलादे ने की थी, इसलिए कमलादे को ही बाबूजी की माता के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। एक बार एक स्वर्ग की अप्सरा रात के समय मारवाड़ की धरती पर विचरण कर रही थी। वहीं पास में एक तालाब था। अप्सरा की तालाब में स्नान करने की इच्छा हुई तो वह उसमें स्नान करने लगी। उसी समय धांधल जी अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से जा रहे थे। उन्होंने उस अप्सरा को देख लिया और वह उसके पास चले गए। अप्सरा ने जब धांधल जी को देखा तो वह उनसे बोली, मैं एक स्वर्ग लोक की अप्सरा हूँ। हम धरती पर लोगों की नजरों से बचकर विचरण करते हैं। यदि हमें कोई देख लेता है तो हमारी स्वर्ग लोक वापस जाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब आपने मुझे देख लिया है, इसलिए मैं स्वर्ग लोक वापस नहीं जा सकती। अब मैं इस धरती पर कहाँ रहूंगी? धांधल जी बोले, आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल में मेरे साथ रह सकती हैं। अप्सरा ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें होंगी। पहली शर्त यह कि आपको मुझे मेरा महल अलग से बनाकर देना होगा। मेरी दूसरी शर्त है कि मेरे उस महल में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, आप भी नहीं। धांधल जी ने अप्सरा की दोनों शर्तें मान ली और इसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम पाबूजी रखा गया। पाबूजी का रूप बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। वे अपनी माता के साथ उस महल में ही रहा करते थे। उस महल में पाबूजी की माता की अनुमति के बिना कोई नहीं आता जाता था। पाबूजी के पिताजी धांधल जी भी जब उस महल में प्रवेश करते तो बाबूजी की माता की अनुमति लेकर ही प्रवेश करते थे। एक दिन धांधल जी भूलवश बिना अनुमति के ही उस महल में प्रवेश कर गए। जब वह अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पर एक शेरनी बैठी है और बाबूजी को दूध पिला रही है। जैसे ही उस शेरनी ने धांधल जी को देखा, वह अप्सरा के रूप में बदल गई। धांधल जी ने अप्सरा से उस शेरनी का रहस्य पूछा। अप्सरा ने बताया, मेरे पास रूप बदलने की तथा और भी बहुत सी अलग अलग शक्तियां हैं। जब मैं अकेली रहती हूँ तो अलग अलग रूपों में रहती हूँ और अपने बालक के साथ खेलती हूँ और उसके साथ समय बिताती हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरी अनुमति के बिना इस महल में कोई प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन आज आपने मेरी अनुमति के बिना महल में प्रवेश करके अपना वचन तोड़ा है, इसलिए अब मैं यहाँ आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। आज से इस बच्चे की देखभाल भी आपको ही करनी है। एक माँ की दो इच्छा होती है, अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करें और उसे शादी में घोड़ी पर बैठा हुआ देखें। मैंने इस बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा तो कर दिया, परंतु इसे घोड़ी पर बैठा देखने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि आपने बीच में ही अपना वचन भंग कर दिया। इसलिए अब आप इस बच्चे को संभालिए और मैं अपने लोक वापस जा रही हूं। यह कहकर वह अप्सरा वहां से अपने स्वर्ग लोक चली गई। इसके बाद धांधल जी की एक अन्य रानी कमलादे ने बाबूजी का बड़े स्नेह से पालन पोषण किया। इसीलिए कमलादे को बाबूजी की माता के रूप में जाना जाता है। धीरे धीरे बाबूजी बड़े हो गए और शादी के योग्य हो गए। बाबूजी की सगाई आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक रियासत अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की सुपुत्री फूलंदे के साथ की गई थी। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली थी। मारवाड़ में बाबूजी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं और एक दिन
शादी का शुभ दिन भी आ गया। बाबूजी ने विवाह के दिन बहुत अच्छी शेरवानी पहनी तथा किलंगी और तुर्रा के साथ एक शानदार साफा बांधा। बाबूजी दूल्हे की वेशभूषा में बहुत सुंदर लग रहे थे। बाबूजी के दोनों दोस्त चांदा और डामा बाबूजी के साथ थे। वे बोले, बाबूजी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज तो आपको देखने के लिए अमरकोट के घरों के छज्जे टूट जाएंगे। बारात के लिए की गई सारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस एक ही कमी है कि हमारे पास एक अच्छी घोड़ी नहीं है। बिना अच्छी घोड़ी के दूल्हा अच्छा नहीं लग सकता। बाबूजी बोले, घोड़ी तो जो हमारे पास है उसी से काम चलाना पड़ेगा, और अच्छी घोड़ी हम कहां से लेकर आए? बाबूजी के दोस्त बोले, हमारे गांव कोलूमंड में चारण जाति की महिला है जिसका नाम देवल है। उसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी है जिसका नाम केसर कालमी है। उससे सुंदर घोड़ी पूरे मारवाड़ में किसी के पास नहीं है। अगर वह घोड़ी हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि उससे सुंदर घोड़ी कोई दूसरी है ही नहीं। बाबूजी बोले, तो ठीक है, आप दोनों जाओ और माँ देवल से वह घोड़ी कुछ दिनों के लिए मांग कर ले आओ। दोनों भाई चांदा और डामा उस चारण जाति की महिला देवल के पास पहुंचे और उनसे कहा कि बाबूजी की बारात जा रही है और उनके पास अच्छी घोड़ी नहीं है। आपकी केसर कालमी जैसी घोड़ी पूरे मारवाड़ में किसी के पास नहीं है। यदि आप केसर कालमी कुछ दिनों के लिए हमें दे देंगे तो बाबूजी उस पर बैठकर बारात लेकर जाएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। इसलिए आप हमें अपनी केसर कालमी घोड़ी दे दीजिए। देवल चारणी बोली, हमारे राजकुमार का विवाह है, इसकी मुझे बहुत खुशी है, और राजकुमार मेरी घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर जाएंगे तो मैं स्वयं को खुशनसीब समझेंगी। लेकिन मेरे पास बहुत सारी गायें हैं और मेरा ग्वाला केसर कालमी पर बैठकर गाय चराने जाता है। आप दोनों तो जानते ही हैं कि आजकल गायों की लूटपाट बहुत अधिक बढ़ गई है। कल को भगवान ना करे मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो वह ग्वाला तुरंत दौड़कर सूचना तो दे सकता है, जिससे गांव वाले उन गायों की रक्षा कर सकते हैं। यदि केसर कालमी को आप ले जाएंगे और पीछे से मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो फिर मैं अपनी गायों को कैसे बचाऊंगी? यह सुनकर दोनों भाई निराश होकर वापस लौट आए और उन्होंने बाबूजी को बताया कि देवल चारणी ने यह जवाब दिया है। उनकी बातें सुनकर बाबूजी स्वयं देवल के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप मुझे केसर कालमी दे दीजिए, मैं आपको आपकी गायों की रक्षा का वचन देता हूं। देवल चारणी बोली, बाबूजी, आप मेरी गायों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? आप तो बारात लेकर जा रहे हैं, वहां जाकर आप शादी के समारोह में और स्वागत सत्कार में खो जाएंगे तो फिर आप मेरी गायों की रक्षा कैसे करेंगे? बाबूजी बोले, मैं आपको वचन देता हूं, मैं यहां से बारात लेकर जा रहा हूं, और यदि मुझे रास्ते में समाचार मिला कि आपकी गायों की लूट हो रही है तो मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए बीच रास्ते से वापस आ जाऊंगा। यदि मैं खाना खा रहा हूंगा तो मैं खाना छोड़कर वापस आ जाऊंगा। यदि मैं तोरण मार रहा हूंगा तो मैं तोरण छोड़कर वापस आ जाऊंगा, और यदि मुझे बीच फेरों में पता चला तो मैं फेरे छोड़कर आपकी गायों की रक्षा करने आऊंगा। देवल बोली, बाबूजी, आप इतना कह रहे तो फिर आप घोड़ी ले जाइए। बाबूजी केसर कालमी को ले आते हैं। केसर कालमी वास्तव में एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। बाबूजी बारात लेकर अमरकोट पहुंचे। बाबूजी जैसा सजीला नौजवान जब केसर कालमी जैसी घोड़ी पर बैठा तो अमरकोट के लोग देखते ही रह गए। बाबूजी के साथ साथ लोग घोड़ी की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। उस जमाने में जब बारात में घोड़ी आती थी तो उस घोड़ी की अन्य घोड़ों के साथ दौड़ करवाई जाती थी। उस दिन जब केसर कालमी की अमरकोट के घोड़ों के साथ दौड़ करवाई गई
तो केसर कालमी ने वह दौड़ जीत ली। केसर कालमी इतनी दूर से चलकर आने के कारण थकी हुई थी और अमरकोट के घोड़े वहां पर बिना थके खड़े थे। इसके बावजूद केसर कालमी ने वह दौड़ जीत ली थी। इस बात पर अमरकोट वालों को बहुत गुस्सा आया कि केसर कालमी ने हमारे घोड़ों को हरा दिया, इसलिए उन्होंने तोरण के समय पाबूजी को सबक सिखाने की सोची। तोरण के समय अमरकोट वालों ने तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया था। उस जमाने में तोरण मारना शक्ति प्रदर्शन माना जाता था। पाबूजी जब तोरण मारने पहुंचे, उन्होंने देखा तोरण बहुत ऊंचा बांधा गया है। उन्होंने सोचा, यदि आज मैं इस तोरण को नहीं मार पाया तो ससुराल में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बाबूजी ने केसर कालमी पर हाथ फेरा और उससे कहा, केसर, आज राठौड़ों की जाति को लज्जित मत होने देना। मारवाड़ के वंश को आज लज्जित मत होने देना। आज तू अपना जौहर दिखा और इस तोरण को मारने में मेरी मदद कर। इसके बाद बाबजी ने ढोल बजाने वाले से आज तू अपना जौहर दिखा और इस तोरण को मारने में मेरी मदद कर। इसके बाद बाबूजी ने ढोल बजाने वाले से कहा, ढोली रा छोरा, तू तो मधुरो ढोल बजा। ढोल के धमाके माथे महारी केसर घोड़ी नाच सी। बाबूजी के कहने पर ढोली धमाकेदार ढोल बजाता है, जिसकी धुन पर केसर घोड़ी नाचती है और नाचते नाचते उछलकर अपने दोनों पैरों को अमरकोट के किले के कंगूरों पर टिका देती है। इसके बाद बाबूजी बड़े आराम से तोरण मारते हैं। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, सबके सब बाबूजी और केसर कालवी के इस करतब को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग बड़े खुश हुए। महिलाएं कहने लगीं, क्या सजीला नौजवान आया है, सुंदर घोड़ी पर बैठकर। इसके बाद बाबूजी की पत्नी फूलंदे की सहेलियों ने जब उनको जाकर यह सब बातें बताई कि तुम्हारे पति ने इस प्रकार बाहर तोरण मारा है, इतनी अच्छी घोड़ी पर बैठा हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है। यह बातें सुनकर फूलंदे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद बाबूजी किले के भीतर गए। कुछ ही देर में उनके फूलंदे के साथ फेरे होने लगे। बाबूजी ने अभी केवल 3 ही फेरे लिए थे। इतने में देवल चारणी खुद वहां पर पहुंची और उन्होंने रोते रोते बाबूजी से कहा, मैंने आपको कहा था मेरी घोड़ी मत लेकर जाइए, मेरी गायों की लूट हो जाएगी। उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम जहां कहीं भी होंगे वहां से वापस आ जाएंगे और आपकी गायों की रक्षा करेंगे। आज मेरी गायें लूट ली गई, मेरा सर्वस्व नाश हो गया और आप यहाँ पर बैठकर इन फेरों का आनंद ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बाबूजी ने पूछा, माँ देवल, मुझे बताइए आपकी गायें कौन ले गया? मैं आपको वचन देकर आया हूं और मैं अवश्य ही आपकी गायों की रक्षा करूंगा। देवल चारणी बोली, मेरी गायों को जींद राव खींची ले गया। जींद राव खींची जायल के राजा थे। वे रिश्ते में बाबूजी के बहनोई लगते थे। बाबूजी की सगी बहन की शादी जींद राव खींची के साथ की गई थी, लेकिन उस शादी के बाद से जींद राव खींची और बाबूजी के परिवार में आपस में बनती नहीं थी। जींद राव खींची बाबूजी का विवाह रुकवाना चाहते थे। उन्हें जैसे ही मालूम चला कि बाबूजी देवल चारणी को उनकी गायों की रक्षा का वचन देकर आए हैं, वे बाबूजी का विवाह रुकवाने के लिए देवल की गायें लूट कर ले गए। बाबूजी ने अभी केवल 3 ही फेरे लिए थे, लेकिन देवल चारणी की बात सुनकर उन्होंने उसी समय शादी का गठजोड़ा खोल दिया। यह देखकर अमरकोट के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं, बाबूजी, आप विवाह को बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कम से कम फेरे तो पूरे कीजिए। बाबूजी बोले, फेरों से पहले मेरा वचन जरूरी है। मैं माँ देवल को वचन देकर आया था कि यदि फेरों के बीच में भी मुझे इनकी गायों की रक्षा के लिए जाना
कोई भी राठौड़ों के वचन पर विश्वास नहीं करेगा। यह कहकर बाबूजी उसी समय वहां से रवाना होते हैं और जींदराव खींची का पीछा करते हैं। मार्ग में देचू नाम का एक गांव पड़ता है। वहां पर बाबूजी और जींदराव खींची के बीच घमासान युद्ध हुआ। बाबूजी इस युद्ध में देवल चारणी की गायों को बचा लेते हैं और उन्हें अपने कुछ सैनिकों के साथ वापस देवल के पास पहुंचा देते हैं। इस युद्ध में बाबूजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जो अपने वचनों की रक्षा के लिए अपनी शादी के फेरों के बीच में से उठकर आ गया था और गायों की रक्षा करते हुए जिसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, ऐसे वीर योद्धा को राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी ने अपने विवाह में केवल 3 ही फेरे लिए थे, इसीलिए उस दिन के बाद से आज भी राजस्थान की शादियों में 7 की जगह केवल 4 फेरे ही लिए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोगों की मान्यता है कि ब्याह में 3 फेरे तो बाबूजी ने ले लिए थे, इसलिए जो बचे हुए 4 फेरे हैं वही विवाह में लिए जाते हैं।